गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम में हमने साइंस में मानव में वाक्य यंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ध्वनि को हम किस प्रकार से सुनते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए हमारे पास कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? कान। ठीक है, ये कान का डायग्राम बना रखा है मैंने। ये आंतरिक संरचना है कान की। तो जब भी हम ध्वनि सुनते हैं तो हम किस प्रकार ध्वनि सुनते हैं, तो उसको मैं आप यहाँ पर बताऊँ रही हूँ कि सबसे पहले ये जो कान का बाह्य भाग जो हमें दिखाई देता है, फैला हुआ चौड़ा भाग होता है, इसे कर्ण पल्लव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं। जब भी कोई ध्वनि होती है तो ये जो कान का फैला हुआ भाग है उसे एकत्रित करता है और अपने अंदर प्रेषित करता है। अंदर ये देखिए भाग दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कर्णनाल। ये लंबी नलिका समान संरचना होती है और इसके अंतिम सिरे पर एक, यहाँ पर अंतिम जो सिरा होता है इस पर एक पतली झिल्ली होती है, तनी हुई पतली झिल्ली होती है। इस पतली तनी हुई झिल्ली को कहते हैं कर्णपटह। ठीक है, या कान का पर्दा। जैसे अपन कई बार सुनते हैं कान में एक पर्दा होता है, तो ये ही एक पतली झिल्ली जो तनी हुई होती है उसी प्रकार का बना होता है। उसके बाद यहाँ अपना आंतरिक कर्ण होता है। ठीक है, बाह्य कर्ण, ये मध्य कर्ण और फिर आंतरिक कर्ण होता है। तो सबसे पहले जो ध्वनि है कर्ण पल्लव से होती कर्णनाल पर जाती है। कर्णनाल से जैसे ही जाती है तो कर्णपटह पर टकराती है। कर्णपटह पर टकराने से क्या होता है, इस कर्णपटह में क्या होता है, कंपन होना शुरू करता है। तो जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंपन की आवश्यकता होती है। तो ये कंपित होता है और यहाँ पर ध्वनि होती है। अब वो जो ध्वनि होती है, आंतरिक कर्ण के अंदर विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है। इनको अपन श्रवण तंत्रिका भी कहते हैं। कौन सी तंत्रिका कहते हैं? श्रवण तंत्रिका। तो इन तंत्रिकाओं में वो जो अपने कंपन होते हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? विद्युत आवेगों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और वो विद्युत आवेग तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ पे पहुँच जाते हैं? मस्तिष्क तक पहुँच जाते हैं। तो फिर मस्तिष्क क्या करता है? उन विद्युत संकेतों को सुनता है और पुनः जो कुछ संवेदी तंत्रिका होती है उसके द्वारा हमें अनुभव कराता है। तो इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। उसके बाद है हमारा टॉपिक दोलन गति। दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति का तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर बार बार आना जाना। जैसे अपन देखते हैं जब भी किसी भी पेड़ से झूला लटका हुआ होता है तो झूले पे यदि हम झूलते हैं तो वो अपनी माध्य स्थिति से, जैसे सपोज करो यहाँ माध्य स्थिति, एक बार इधर जाएगा फिर वापस यहाँ आकर फिर वापस इधर आ जाएगा, यानी माध्य स्थिति के दोनों तरफ बार बार आना जाना क्या कहलाता है? दोलन कहलाता है। और इस गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं? तो आवृत्ति भी एक प्रकार से दोलन की संख्या होती है कि हम झूले पे बैठे हैं कि एक सेकंड में कितने दोलन कर रहे हैं, यानी कितने बार आ रहे जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? आवृत्ति। यानी प्रति सेकंड होने वाले दोलन या कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? कंपन की संख्या बटा कंपन में लगा समय। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। ये HZ लिखा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं हर्ट्ज। ये देखिए हर्ट्ज। तो आपसे कभी भी पूछा जाए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है तो अपन कहेंगे कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। तो यदि हम ये कहें यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन कर रही है, एक सेकंड में कितने दोलन कर रही है? 20, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कंपन की संख्या बटा कंपन में लगा समय। तो कितने समय में कर रही है? एक सेकंड में। और कितने कर रही है? 20, तो उसकी आवृत्ति की हो गई 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति हो गई। इसके बाद हमारा परिभाषा आती है आयाम। आपको ये सारी समझनी है और एक एक करके आप जब समझ जाएंगे तो आपको इससे आगे भी जो भी प्रॉब्लम आएगी वो समझ आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आयाम क्या होता है? देखिए ध्वनि जो होती है, यहाँ देखिए ध्वनि हमेशा तरंग के रूप में संचरित होती है।
अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जाके कंपन होता है और उस ध्वनि तरंग के रूप में संचरित होती है। जब ध्वनि तरंग के रूप में संचरित होती है तो स्थिति देखो ऊपर जा रही है और फिर नीचे जा रही है। तो ये जो ऊपर कितनी ऊपर जाती है, सपोज करो ये यहाँ तक जा रही है, तो इसकी जो ये माध्य स्थिति ये, तो ये वाला जो भाग होता है, ये इसकी दूरी, अपनी माध्य स्थिति से जो दूरी होती है, ये दूरी क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। सपोज करो अगर तरंग ये यहाँ से यहाँ की होती तो उसका आयाम क्या हो जाता? बढ़ जाता। और ये दूरी यदि यहाँ से होती तो उसका आयाम कम हो जाता। तो अपनी माध्य स्थिति से कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है ना। तो अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो ये अधिकतम ये विस्थापन हो गया, तो ये आयाम। अब कुछ बातें नोट्स में बता रही हूँ। अब ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, यानी इसका आयाम जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रबलता भी क्या होगी? ज़्यादा। और आयाम कम होगा तो प्रबलता कम होगी। जब किसी वस्तु का आयाम अधिक होगा तो इसकी द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल, और यदि आयाम छोटे होंगे यानी विस्थापन कम होगा तो वो ध्वनि क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, उसकी प्रबलता कम हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आवृत्ति ध्वनि के तारतम्य को भी निर्धारित करती है। आवृत्ति जो होती है कि वस्तु कितनी आवृत्ति कर रही है, एक सेकंड में यदि आवृत्ति उसकी अधिक हो रही है यानी अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अधिक बार जा रही है तो उसका तारतम्य क्या होगा? अधिक होगा। और यदि उसकी आवृत्ति कम है तो उसका तारतम्य भी कम होगा, ठीक है। तारतम्य अधिक होने पर, अब देखो तारतम्य अधिक यानी अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अधिक जा रही है तो तारतम्य अधिक, और जिसका तारतम्य अधिक होगा तो वह ध्वनि कैसी होती है? सुरीली होती है। और तारतम्य कम होता है तो उसकी आवाज़ जो होती है मोटी हो जाती है। और यही कारण है कि अपन ये देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनकी ध्वनि कैसी होती है? सुरीली होती है, और जबकि पुरुषों की ध्वनि कैसी होती है? मोटी होती है। इसका मतलब हम ये कहेंगे महिलाओं की ध्वनि का तारतम्य अधिक है, या फिर हम ये कहेंगे आवृत्ति भी अधिक है। और जो पुरुष जो होते हैं उनका तारतम्य कम है या फिर आवृत्ति उनकी कम है, इसलिए उनकी आवाज़ सुरीली नहीं होती है। नेक्स्ट, पक्षी जब उस तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जबकि शेर दहाड़ का तारतम्य मंद होता है। यहाँ पर हम ये कहेंगे पक्षी जो होते हैं उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जबकि शेर की जो दहाड़ का तारतम्य क्या होता है? कम होता है। फिर भी शेर की दहाड़ जो होती है वो कैसी होती है? प्रबल होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। अब यहाँ पर प्रबल का मतलब क्या हो गया? आयाम उसका ज़्यादा हो गया, आयाम तो ज़्यादा हो गया और पक्षी का आयाम क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन यहाँ पर दहाड़ जो है, शेर की जो दहाड़ है उसकी क्या है? तारतम्य कम है, यानी उसकी आवृत्ति कम है, जबकि पक्षी की आवृत्ति अधिक है। आवृत्ति देखो यहाँ पर मैं आपको फिर बता रही हूँ, जैसे ये डायग्राम है, यदि 1 सेकंड है इतना यहाँ समय यदि हम ये लगाएं 1 सेकंड, और ये देखो इतने कंपन कर रही है 1 सेकंड में, और एक दूसरी है ये तो सपोज करो पक्षी है, ठीक है, और यहाँ पर हमने शेर का उदाहरण लिया, ये 1 सेकंड में इतना ही कंपन कर रही है, तो हम ये क्या कहेंगे? इसका तारतम्य तो कम है और इसका तारतम्य अधिक है। इनडायरेक्टली इसकी आवृत्ति अधिक है तो तारतम्य अधिक है, आवृत्ति कम है तो तारतम्य कम है। अब बात ये आती है हमारी प्रबलता की, तो हम ये क्या कहते हैं? इसका तारतम्य कम है लेकिन इसकी प्रबलता अधिक है शेर की। क्यों है? क्योंकि इसका आयाम अधिक होगा, ठीक है, जबकि इसका आयाम क्या है? इसका आयाम कम है। ये आयाम का मतलब ये अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन, इसका विस्थापन अधिक है तो आयाम अधिक है, आयाम अधिक है तो ध्वनि क्या हो जाएगी? प्रबल। और आवृत्ति कम है तो तारतम्य भी कम होगा, और तारतम्य कम होगा तो ध्वनि सुरीली नहीं होगी, मोटी होगी। और यहाँ इनकी आवाज़ सुरीली होगी और लेकिन उनकी प्रबलता क्या हो जाएगी? इनकी कम हो जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर बेटा? तो आज मैं इसके नोट्स भेज रही हूँ, आप अपनी कॉपी में करिए।